हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। हम फिर से रिटर्न कर गए हैं हमारे यूपीएससी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, जो कि हम अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम से लेते आए हैं। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कॉन्सेप्ट लोडेड होने वाला है। कुछ नए फॉर्मूले सीखने मिलेंगे, कुछ पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज होने वाले हैं और कई सारे एनिमेशन और इमेजेस के द्वारा मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हमारा ड्रिल तो वही है, आप क्वेश्चन को पॉज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आप 2 मिनट का टाइमर लगाइए और इसे सॉल्व कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। एक स्क्वायर ड्रॉ किया गया है किस पे? इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर साइड पे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को, जिसके सारे बाहु जो होते हैं, जो साइड्स होते हैं, वो बराबर होते हैं। बीच का एंगल, ये सारे बाहु बराबर होते हैं, बीच का एंगल 60 होता है। और सेंट्रॉइड अगर बना दे तो सेंट्रॉइड से ही जो एंगल सबटेंड करता है ये 120 होता है। 120, 120 और 120। ठीक है, अब मुझे क्या बताना था आप लोगों को कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया निकालते हैं ना, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला पता होगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल देखते साथ बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके तीनों साइड्स जो है, तीनों साइड्स पे स्क्वायर बने हुए हैं। स्क्वायर नंबर 1, 2, 3। अब हमको इसका टोटल एरिया बताना है, टोटल एरिया। ठीक है, और ये हमारा ट्रायंगल 4। तो चलिए पहले देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर ये हमारा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स ए और ए हैं, तो अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो उसका एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूले को कहीं आप लिख लेंगे, यूजफुल फॉर्मूला है। स्टेट पीसीएस का कभी कोई एग्जाम हो या दूसरा कोई एसएससी वगैरह का एग्जाम हो तो दिस कैन बी वेरी यूजफुल। ठीक है, चलिए तो हमारा एरिया क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/4 इंटू, यहाँ पर ए की वैल्यू हमें क्या दी है? 8 सेंटीमीटर का हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो 8 इंटू 8। ठीक है, तो ये 4 से 2 कट जाएगा, ये 16 √3। ये समझ में आ गया हमें। इसका एरिया कितना है? 16 √3। अब ऑप्शन देखते तो हमारा आंसर आ जाएगा, बट चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये हमारा स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा? स्क्वायर का एरिया होगा 8 इंटू 8, 64। ठीक है, 64 इंटू 3। ठीक है, 192। तो इसका एरिया और इसका एरिया कितना है? 192। तो स्क्वायर्स का एरिया 192 और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 16 √3। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन सी, 192 प्लस 16 √3। तो हमें क्या नई चीज़ पता चली? एक समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये आपका एसएससी सीजीएल में आया है, एसएससी सीजीएल में आ चुका है। ये छत्तीसगढ़ के मंडी बोर्ड जो होती है, ठीक है, उसमें मंडी बोर्ड अधिकारी के क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, 2 मिनट का टाइमर लगाएंगे और खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक, मैं बहुत बढ़िया एनिमेशन और इमेजेस के थ्रू आपको इसको समझा दूंगा। इस तरीके के सवाल फिर आपसे कभी गड़बड़ नहीं होंगे। ठीक है, चलिए कॉमोडिटी कोई है, कोई आइटम है, उसकी प्राइस को 50% इंक्रीज कर दिया जा रहा है, तो बाय व्हाट फ्रैक्शन उसका कंजम्पशन हम कम कर दें ताकि हमारा खर्चा उतना ही रहे। ठीक है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन को।
मान लेते हैं अभी गर्मी बहुत पड़ रही है तो आइसक्रीम मुझे पसंद है, तो हम मान लेते हैं कि वो कॉमोडिटी जो है वो आइसक्रीम है। ठीक है, ओके। 10-10 रुपए की एक सिंगल आइसक्रीम है। ठीक है, हमारे पास ऐसी 10 आइसक्रीम है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब हमारी माँ ने हमें 100 रुपीज़ का एक नोट दिया। ठीक है, उस 100 रुपीज़ की नोट में हम कितने आइसक्रीम खरीद सकते हैं? जाहिर सी बात है 10 रुपए की एक आइसक्रीम है, तो 100 रुपीज़ में भाई हम 10 आइसक्रीम खरीद सकते हैं। करेक्ट, सिंपल, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब हम आज गए और हमने 10 आइसक्रीम खरीदी और खा लिया। ठीक है, अगले दिन जब गए तो दुकानदार ने प्राइस 50% बढ़ा दिया। तो 10 रुपए की आइसक्रीम थी, 10 रुपए प्लस 50% ऑफ 10 रुपए, कितना हो गया? 10 प्लस 5, 15 रुपए की आइसक्रीम कर दी भाई। अब क्या करें, हमको तो नेक्स्ट डे भी मम्मी ने 100 रुपीज़ का ही नोट दिया, तो क्या हम उतनी ही आइसक्रीम खा पाएंगे जितनी कल खा पाए थे? जाहिर सी बात है नहीं खा पाएंगे, राइट। तो हमारा कंजम्पशन जो होगा वो कुछ आइसक्रीम्स का कम हो जाएगा। तो हमें बताना है कि ये जो कंजम्पशन कम हुआ वो ओरिजिनल कंजम्पशन का फ्रैक्शन पार्ट में कितना है। ठीक है, आगे और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई जब 10-10 रुपए की आइसक्रीम थी तो 100 रुपए में हम 10 आइसक्रीम खरीद पा रहे। ठीक है, ओरिजिनली हम 10 आइसक्रीम खरीद पा रहे थे 100 रुपए में। अब जब 150 रुपए, अब देखिए 10 आइसक्रीम खरीदनी होगी तो जब रेट बढ़ गया है, 15 रुपए की एक आइसक्रीम हो गई है, तो 10 आइसक्रीम खरीदने के लिए हमें 150 रुपए लगेंगे। 100 रुपए का नोट और 50 रुपए का नोट, राइट। 150 रुपए में हमें 10 आइसक्रीम मिलेगी। करेक्ट, कोई डाउट नहीं, राइट। लेकिन हमारे पास तो यार सिर्फ 100 रुपए का नोट है, तो क्या हमें 10 आइसक्रीम मिलेगी? नहीं मिलेगी। हमें कितनी आइसक्रीम मिलेगी? अगर अभी के टाइम में 150 रुपए में 10 आइसक्रीम मिलती है, तो अगर हम दुकानदार के पास 100 रुपए के नोट देंगे तो अज्यूम कीजिए वो कितनी आइसक्रीम देता है हमें? 10 आइसक्रीम डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100, राइट। यूनिटरी मेथड लगा दिया। अगर 150 में 10 आइसक्रीम मिल रही है तो 1 रुपए में कितनी मिल रही होगी? 10/150। तो फिर 100 रुपए में कितनी मिल रही होगी? इसी को 100 से गुणा कर दिया, राइट। तो ये वैल्यू आएगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें थोड़ा सा, तो ये 10 इंटू 2/3 यानी 20/3, 20/3 मतलब 6.5 के आसपास आइसक्रीम हमको मिलती अगर हम 100 रुपए का ही नोट लेके जाए नेक्स्ट डे भी, क्योंकि हमें मम्मी ने 100 रुपए का ही नोट दिया है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार 100 रुपए का ही दिया? क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि आपका एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा है, आपको जितना पैसा पहले मिल रहा था उतना ही पैसा मिला है, लेकिन चीज़ जो आइसक्रीम है उसकी प्राइस, कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ चुकी है। ठीक है, तो अगर 100 रुपए में 2/3 आइसक्रीम अभी हमें मिल रही है, तो पहले 100 रुपए में अगर 10 आइसक्रीम मिलती थी और अब हमें 100 रुपए में 20/3 आइसक्रीम मिल रही है। ठीक है, मोटा मोटा 6.5 के आसपास। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा कंजम्पशन कितना हुआ? देखिए कंजम्पशन कितना घटा, कंजम्पशन कितना घटा, पहले कितना खा रहे थे? 10 आइसक्रीम, अब कितनी खा रहे हैं? 20/3 आइसक्रीम, यानी कि 10/3 आइसक्रीम का हमारा कंजम्पशन घट गया। इतनी आइसक्रीम हम कम खा रहे हैं, मोटा मोटा 3.5 आइसक्रीम हम कम खा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये ओरिजिन 1/3, 1/3, ठीक है, 1/3 हमारा कंजम्पशन घट गया। ठीक है, अब 10 आइसक्रीम का 2/3 था भैया, और 1/3 आइसक्रीम हम अब नहीं खा पा रहे। ठीक है, वही क्वेश्चन में पूछा है कि बाय व्हाट फ्रैक्शन द कंजम्पशन मस्ट बी रिड्यूस्ड। अगर हम 1/3 कम कर दें तो उतने पैसे में, सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम ऑन इट्स कंजम्पशन। ठीक है, एक्सपेंडिचर वही रहेगा, अगर 100 रुपये रहा तो आपका कंजम्पशन कितना कम हुआ? ठीक है, प्राइस बढ़ने पे, प्राइस 50% बढ़ने पे, तो 1/3 कम हो गया भैया। हम पहले 10 आइसक्रीम खाते थे, अब 10 में से 1/3 कम, 10 का 2/3 खा पाते हैं बस। ठीक है, तो 1/3 इसका आंसर है। ठीक है, सिंपल है।
आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक एलसीएम एचसीएफ का सवाल बनाते हैं सिंपल सा। एलसीएम एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दो नंबर इज 24 एंड 168 और उनका रेशियो है 1:7। तो इनमें से जो बड़ा नंबर है दोनों में से वो क्या होगा। क्वेश्चन को तो बिल्कुल आप 1 मिनट में सॉल्व कर दीजिए, दिख गया होगा अभी आपको आंसर। 24 और 168 है, रेशियो 1:7 बोल रहा है ना। ठीक है, चलिए मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया कि मुझे कुछ फॉर्मूला बताना है और बहुत लोग नहीं बताते हैं एक फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन, वो भी बता देता हूँ, पता नहीं कभी यूपीएससी अगर फंसा देता हूँ। फॉर्मूला ये है एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल्स टू ए इंटू बी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, जो भी दो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दे तो वो वही वैल्यू बनती है जो उनके एलसीएम इंटू एच सी एफ की बनती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए काम करता है, 3 नंबर्स के लिए, 4 नंबर्स के लिए, ठीक है, ये काम हमेशा नहीं करता है, कभी कर सकता है कभी नहीं कर सकता वाली बात है। ठीक है, लेकिन 2 नंबर्स के लिए हमेशा काम करेगा। तो ये कैवियट एक बार समझ लीजिए। 3 नंबर्स होते हैं ना ए बी सी, तो उनका मल्टीप्लाई करते हैं और वो अज्यूम करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा, तो ऐसा नहीं होता है, मोस्ट केसेस में नहीं होता है। 4 में तो और कम प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये 2 नंबर्स के लिए ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए आप फॉर्मूले में डाल दीजिए 24 इंटू 168 इक्वल्स टू पहले नंबर को x मान लीजिए, तो दूसरा नंबर 7 इंटू एक्स। क्यों ऐसा माना, क्योंकि दोनों नंबर्स का रेशियो 1:7 है ना। तो पहले नंबर x होगा तो दूसरा नंबर 7x होगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई होता है। तो इसको लिख सकते हैं 24 इंटू 7 इक्वल्स टू x इंटू 7x। ठीक है, तो ये 7 का 7 इससे कट जाएगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 24 इंटू 24, तो एक्स की वैल्यू 24 आ जाएगी। तो बड़ा नंबर क्या है 24 इंटू 7, 168। वहाँ देख के ही समझ में आ गया था 168 है। ठीक है, इसका आंसर है 168। आपको भी प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक बार में नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे आपका आता जाएगा, बेटर हो जाओगे आप भी। ग्रेटर ऑफ द टू नंबर इज 168, करेक्ट। चलिए एक और सवाल लीजिए। चलिए ये एक्सपोनेंट का पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर वाला जो है एक्सपोनेंट वाला है, ये क्वेश्चन इसलिए लिया है, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन मैं सारी प्रॉपर्टीज, ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज एक साथ आपको दिखाना चाह रहा था। ठीक है, एक ही स्लाइड में। चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा आशा करता हूँ। 1 मिनट का टाइमर आपने लगा लेना है, अगर नहीं हुआ तो आप कर लीजिए। चलिए मैं ना आपको ये स्लाइड दिखाना चाह रहा था सबसे पहले। देखिए एक्सपोनेंट की जितनी प्रॉपर्टीज हैं सारी की सारी विथ एग्जाम्पल एक जगह मिल गई हमें। ठीक है, बी रेस टू द पावर एन इक्वल्स टू बी, अगर एन की वैल्यू 1 है, प्रॉपर्टी ऑफ 1। ठीक है, 5 रेस टू द पावर 1 होता है। अगर बी रेस टू द पावर 0, कोई भी चीज़ रेस टू द पावर 0 हो, 7 रेस टू द पावर 0, 3 रेस टू द पावर 0 1, 2 रेस टू द पावर 0 1, ऐसे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ 1 प्रॉपर्टी ऑफ 0 समझ लिया। ठीक है, एक रिविजन हो जा रहा है, कोई भी चीज़ रेस टू द पावर नेगेटिव नंबर उसका इन्वर्स हो जाता है, 4 रेस टू द पावर -2 1/4 स्क्वायर। ठीक है, 1/16। अब देखिए ए रेस टू द पावर m इंटू ए रेस टू द पावर n इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर m प्लस n होता है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ a है, यहाँ पे भी a है। ठीक है, a और b नहीं है, a और a है, रेस टू द पावर m रेस टू द पावर n। ठीक है, यहाँ उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। वैसे ही ये वाला हमारा काम आने वाला है इस क्वेश्चन में, a रेस टू द पावर m होल रेस टू द पावर n इक्वल्स टू a का पावर m इंटू n। ठीक है, यहाँ इसका एग्जाम्पल दिया। सिमिलरली a बाई बी का पावर n, उसको इंडिविजुअली भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल है, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लोगों को पता होना चाहिए। a बाई एम रेस टू द पावर a रेस टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेस टू द पावर n, a रेस टू द पावर m माइनस n के बराबर होता है। जैसे x का पावर 5 डिवाइडेड बाई x का पावर 2 इज x का पावर 5 माइनस 2, तो x का पावर 3 बना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या बनता, x का पावर -6। x का पावर -6 को क्या लिख सकते हैं भैया, x के पावर -6 को लिख सकते हैं 1/x का पावर 6।
वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरे स्लाइड को आप अच्छे से एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, ये लीजिए क्लियर कर लिया मैंने, ठीक है। और अगर आप जानते हैं तो एक बार रिवीजन हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है 2x + 6 = 8 to the power x + 1, ठीक है। x की वैल्यू निकालें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 का पावर x + 1, ठीक है। 8 को हम 2 का पावर 3 में लिख सकते हैं, 2 का पावर अभी हमने पढ़ा 3 × x + 1, ठीक है। अब देखिए बेस जो है वो सेम है, तो हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। अगर बेस सेम है तो x + 6 = 3x + 3, तो यहाँ से अरे यहाँ से 3 = 2x, x की वैल्यू 3/2, ठीक है, सिंपल। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन क्रमांक डी 3/2। आशा करता हूँ आपको कंटेंट समझ में आया होगा। आज हमने एक नया फॉर्मूला देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जो होता है ना। एक्सपोनेंट्स की सारी प्रॉपर्टी भी कर ली, एक बढ़िया सा सवाल देख लिया जो एसएससी सीजीएल में भी आया है और छत्तीसगढ़ के मंडी बोर्ड के एग्जाम में भी आया है, करेक्ट। तो आज बड़े अच्छे वैल्यू एडिशन हमने की है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। और जिन्होंने भी यार सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर या कभी कमेंट किया है, तो उनको बहुत 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 थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया है, जब भी आपको टाइम मिले तब आप कर सकते हैं, हेल्प हो जाती है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा मैं आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।